हे गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद अभिनव। आज हम एक ऐसे थिंकर की बात करने वाले हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा के लिए बदल दिया। सिगमंड फ्रॉइड। आपने कभी सोचा है हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे करते हैं? क्या बचपन की एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर होता है? फ्रॉइड का मानना था कि बिल्कुल होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हिज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन जो कि उन्होंने साइको एनालिटिक मॉडल पर बेस्ड थी, जो उनके साइको एनालिटिकल मॉडल पर बेस्ड थी। सबसे पहले थोड़ा बेस या बैकग्राउंड समझते हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जो अपनी साइको एनालिसिस टेक्निक के लिए मशहूर हैं। साइको एनालिसिस का मतलब है अनकॉन्शियस डिज़ायर और मेमोरी को एनालाइज करना और इससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीट करना। बट फ्रॉइड के आइडियाज़ सिर्फ थेरेपी तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी और बिहेवियर, कैसे हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सब से बचपन से ये सब बचपन के कुछ कन्फ्लिक्ट से आते हैं। फ्रॉइड की थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ये वो फाउंडेशन बनाती है जो हमारी एडल्टहुड को शेप करती है। चलिए अब इनके ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल स्टेप्स देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन रिवॉल्व अराउंड हिज ब्रॉडर साइको एनालिटिक थ्योरी। ये साइको एनालिटिक थ्योरी के आसपास में घूमती है, विच एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस। जो माइंड होता है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, वो अभी अपन आगे देखेंगे। अनकॉन्शियस प्रोसेस, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड innate drive in shaping an individual development and social behavior. Freud's idea of socialization are primarily embedded in his theory of personality development, which include three key components: the id, ego, and superego. Here is detailed explanation of his theory of socialization. अब बात करते हैं फ्रॉइड के सबसे फेमस कंसेप्ट की, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉइड का कहना है कि हमारी पर्सनैलिटी 5 स्टेज के थ्रू डेवलप होती है और हर स्टेज का एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से कनेक्शन होता है जो हमें प्लेजर देता है। चलिए एक एक करके वो स्टेज देखते हैं। पहला स्टेज होता है ओरल स्टेज। जब आप बहुत अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, ओरल स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में प्लेजर का मेन सोर्स माउथ होता है। इसके बाद में आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज में इस स्टेज में प्लेजर फोकस करते हैं ब्लैडर और बाउल कंट्रोल पर। इसके बाद में आता है पैलिक स्टेज। पैलिक स्टेज, ये सब स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। इस वक्त बच्चों में अनकॉन्शियस डिज़ायर डेवलप होती है अपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए। इसके बाद में लेटेंसी फेज आता है जहाँ पर बच्चे अपना जो जीवन होता है वो खेलने कूदने में बिजी हो जाते हैं। इसमें उनको ज़्यादा वो कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद में आता है जेनिटल स्टेज जो लाइफ लॉन्ग चलता है, जो इनके प्यूबर्टी के बाद में आता है, जिसमें कि वो एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहला आता है ओरल स्टेज। और इस स्टेज में प्लेजर का मेन सोर्स जो होता है वो माउथ होता है। सजेस शकिंग, च्यूइंग से इसको बेबी को सकिंग च्यूइंग से प्लेजर मिलता है। अगर इस स्टेज में कोई कन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह जाता है तो अडल्टहुड में ओरल फिक्सेशन जैसे हैबिट डेवलप हो सकती है, जैसे स्मोकिंग या ओवर ईटिंग। ठीक है। इसके बाद में आती है सेकेंड स्टेज जो है एनल स्टेज। इस स्टेज में मेन प्लेजर फोकस करता है ब्लैडर और बाउल मूवमेंट पर। अगर बचपन में टॉयलेट ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है तो अडल्ट में एक्सट्रीम और ऑर्डरलीनेस या मैसीनेस डेवलप हो सकती है। इसलिए बच्चों को बचपन में सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है टॉयलेट मूवमेंट, बाउल मूवमेंट और ब्लैडर मूवमेंट पर। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज जिसको हम फैलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। फैलिक स्टेज, ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। इस वक्त बच्चों में अनकॉन्शियस डिज़ायर डेवलप होती है अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के लिए। जैसे बॉयज़ में आते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तब होता है जब कोई बॉय अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के लिए अट्रैक्ट होता है। जैसे कि आपने बचपन में सुना होगा, बच्चे बोलते हैं कि मेरी, जैसे कि लड़के बोलते हैं कि मेरी मम्मी सबसे बेस्ट खाना बनाती है, और वहीं पापा, जो लड़कियां होती हैं उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बोलते हैं कि मेरे पापा बेस्ट पापा हैं। तो ये चीज़ें होती है, ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर जो बॉय होते हैं वो अपनी मम्मी की तरफ और जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पापा की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये फैलिक स्टेज में होता है, 3 से 6 साल की एज होती है। हाँ, अब देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको ये, बट फ्रॉइड का कहना था कि ये जेंडर रोल्स और मोरल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसके बाद में आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में 6 साल से प्यूबर्टी तक आती है। इसमें जो होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज सेक्सुअल इम्पल्स आर रिप्रेस्ड, मतलब कि जो सेक्सुअल इम्पल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या छुप जाते हैं, कहना बेहतर होगा। इसमें सोशल स्किल और रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है चाइल्ड, और अपने जो सोशलाइजेशन होता है इस स्टेज में पीयर इंटरेक्शन के थ्रू होता है। तो इसमें जो सेक्सुअल तरीके से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसके बाद में आते हैं जेनिटल स्टेज, जो प्यूबर्टी से लेकर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति होता है वो सेक्सुअल एग्रेसिव हो जाता है और मतलब कि एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लग जाता है। इसके बाद में आते हैं अपन इड। अब चलिए बात करते हैं फ्रॉइड के पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की, जो 3 पार्ट में डिवाइड है: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। फ्रॉइड कहते हैं कि ये तीनों फोर्स मिलकर हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है इड पर्सनैलिटी। इड जो होता है वो प्राइमल होता है, मतलब कि इनिशियल होता है। ये हमारे प्राइमल डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है और बिना कॉन्सिक्वेंस के। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अभी आइसक्रीम खानी है, ये इड की डिमांड है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन, जो लिखा है आपको मैं इसमें समझा देता हूँ। दिस इड इज प्राइमल अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ साइक दैट सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक डिज़ायर एंड इंस्टिंक्ट, मतलब ये बेसिक डिज़ायर्स को और इंस्टिंक्ट को क्लिक करता है। सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्ज। एग्जांपल में सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्ज लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल होता है, जैसे आपको सेक्सुअल अर्ज है या एग्रेसिव, आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो ये सब ये ऑपरेट करता है। सोशलाइजेशन इन्वॉल्व लर्निंग टू मैनेज द इम्पल्स ऑफ एन इड इन सोशल एक्सेप्टेबल वे। जो सोशलाइजेशन होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप इड को कंट्रोल करें, अपने इम्पल्स को कंट्रोल करें और सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको मॉडिफाई करें। इसके बाद दूसरा होता है, इसके बाद आता है ईगो। ये इड और रियलिटी के बीच का मीडिएटर है और ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि डिज़ायर को रियलिटी के अकॉर्डिंग कैसे सेटिस्फाई करें। मतलब ये सुपर ईगो और इड को बैलेंस करता है। इसके बाद में अपन सुपर ईगो देखेंगे। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो ये हमारा मॉरल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है कि मॉरल स्टैंडर्ड क्या होंगे। ये हमें बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको गिल्ट फील होता है, तो वो सुपर ईगो काम करता है, ठीक है। ये मॉरल वैल्यूज़ को बताता है। डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो इज एन क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सोसाइटल नॉर्म्स को के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को चलना सिखाता है। इसके बाद में आते हैं द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है। उनका कहना है कि हमें अपने थॉट का बस एक छोटा ही हिस्सा पता होता है। मोस्ट ऑफ डिज़ायर एंड कन्फ्लिक्ट आर हिडन इन द अनकॉन्शियस माइंड, जो हमें बिहेवियर को चुपके से कंट्रोल करता है। देखते हैं, जो आप ये ऊपर टिप देख पा रहे हैं, ये होता है आपका कॉन्शियस माइंड, ये होता है प्री कॉन्शियस माइंड, और जो होता है नीचे का, जो आपकी मेन डिज़ायर और उसको एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जैसे ये आइसबर्ग का एक टिप होता है जो बाहर दिखता है बहुत छोटा सा, वैसे ही अपना जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बाहर दिखता है बहुत छोटा सा, बाकी जो मेन फोकस होता है उसका वो अंदर होता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अनकॉन्शियस थॉट आर प्रिस्क्रिप्शन दैट वी आर अवेयर ऑफ। मतलब ये हम परसेप्शन जिससे हम अवेयर होते हैं वो कॉन्शियस होता है। प्री कॉन्शियस मेमोरीज एंड नॉलेज दैट कैन प्लॉट टू कॉन्शियसनेस व्हेन नीडेड। मतलब कि ये प्री कॉन्शियस होता है जब हमको कॉन्शियस तरीके से जब किसी भी नॉलेज की ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पर आ जाता है। और अनकॉन्शियस होता है रिप्रेस्ड मेमोरीज, डिज़ायर एंड अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर विदाउट आवर अवेयरनेस। मतलब कि हमारी अवेयरनेस के बिना भी जो हमारे मेमोरीज होती हैं, डिज़ायर्स होती है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उसके थ्रू हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो अनकॉन्शियस माइंड से होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है ऑडिपस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इन सोशलाइजेशन। फ्रॉइड थ्योरी ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स is central to his understanding of gender identity and moral development. During the phallic stage, boys experience unconscious sexual desire for their mother and hostility toward their father. मतलब कि इसका मतलब यह है कि जब बॉय एक अपन वाली स्टेज में होते हैं, 6 ईयर के आसपास वाली ईयर में, 3 से 6 ईयर फैलिक स्टेज पे, उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और वही जो लड़की होती है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये होता है एडिपस कॉम्प्लेक्स
एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड सोशलाइजेशन, मतलब कि जब लड़का अपने मम्मी की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जब जो लड़की है वो पापा की तरफ अट्रैक्ट होगी उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग 3 से 6 साल की उम्र में बॉय अपनी मदर के लिए अनकॉन्शियस डिज़ायर डेवलप करते हैं और अपने फादर को एक राइवल की तरह देखते हैं। इसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गर्ल्स के केस में इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जहाँ वो अपने फादर को प्रेफर करती है। ये इसकी समरी होगी है। इसके बाद में अपन देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? फ्रॉइड ने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताई है जिनके थ्रू हम अपने अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। इनको कहा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। ये अनकॉन्शियस टेक्निक हमें एंजाइटी से बचाती है, जैसे रिप्रेशन, अपनी पेनफुल मेमोरीज को दबाना, या फिर डिनाइल को एक्सेप्ट ना करना। एक रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, ये डिनाइल होता है। यह हमारे माइंड को बचाने के लिए होता है। अगर हम इन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वही एक प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और रैशनलाइजेशन, ये ऐसे 4-5 जो मैकेनिज्म होते हैं डिफेंस के, ये फ्रॉइड ने बताए थे। इसके बाद में अपन देखेंगे समरी समरी ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी। आप समरी में इसको समझ सकते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये इन्होंने 5 तरीके की दी थी। 5 तरीके आपको अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में जो माइंड की जो प्रोसेस हैं उनको हेड, ईगो और सुपर ईगो के उसमें बांटा था। रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड डिफेंस मैकेनिज्म इन मैनेजिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट, और ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इन सब चीज़ों पर सिगमंड फ्रॉइड ध्यान देते हैं। तो ये था फ्रॉइड का डिटेल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। आई न्यू कुछ कंसेप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बट फ्रॉइड के आइडिया ने पूरी साइकोलॉजी को रीडिफाइन किया है। बचपन के एक्सपीरियंस, अनकॉन्शियस डिज़ायर और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है वो फ्रॉइड ने सबसे पहले दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। गुड बाय बाय। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वर्जन के लिए आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं abhinavsuryavanshi08@gmail.com, या आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पे। मैं आपको कॉन्टैक्ट करके इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।